आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या है वैक्यूम बम और क्या है क्लस्टर बम, जिन्हें यूक्रेन में रसिया बरसा रहा है और जिससे भारी तबाही हुई है। चर्चा में क्यों है इसे जानना जरूरी है। जो क्लस्टर बम है, जो थर्मो न्यूक्लियर बम है, वैक्यूम बम जिसे कहा जाता है, मानवाधिकार समूह जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने रूस पर यह आरोप लगाया है कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें रूस द्वारा क्लस्टर बम और वैक्यूम बम का उपयोग किया जा रहा है। जनता के बीच में ये उत्सुकता है कि आखिर क्लस्टर बम है क्या, वैक्यूम बम है क्या। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। नागरिकों को मारने या घायल करने वाले अंधाधुंध हमला करना एक युद्ध अपराध है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून नियमों का एक समूह है जो सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करना चाहता है। यह उन लोगों की रक्षा करता है जो युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और साथ ही युद्ध के साधनों एवं तरीकों को भी प्रतिबंधित करता है। तो इस प्रकार ये चर्चा में आया है क्लस्टर बम और वैक्यूम बम। सो वी आर एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आर क्लस्टर बम, व्हाट आर थर्मोवेरिक वेपन्स allegedly used by Russia against Ukrainians। क्लस्टर बम के बारे में समझे कि क्लस्टर बम बनता कैसे है, उसकी सामग्री क्या है। तो क्लस्टर युद्ध सामग्री का अर्थ ऐसी पारंपरिक युद्ध सामग्री से है। ध्यान रहे, यह पारंपरिक युद्ध सामग्री है, नॉन ट्रेडिशनल नहीं है, पारंपरिक है, कन्वेंशनल है, जिसे 20 किलोग्राम से कम वजन वाले विस्फोटक सबमिशन के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें विस्फोटक सबमिशन शामिल है। क्लस्टर युद्ध सामग्री मूल रूप से ऐसे गैर सटीक हथियार हैं, गैर सटीक मतलब एक्यूरेट नहीं है, जिन्हें एक बड़े क्षेत्र में अंधाधुंध रूप से मनुष्यों को घायल करने, खत्म करने और रनवे, रेलवे या पावर ट्रांसमिशन लाइनों को जैसे बुनियादी ढांचों को नष्ट करने या उड़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर टारगेट तो है नहीं, जहां गिराया जाएगा उसके आसपास का समूचा चीज ध्वस्त हो जाएगा। ये क्लस्टर बम है ना। तो ये इस तरह से डिजाइन किया गया है, मतलब 20 किलोग्राम टीएनटी विस्फोटक सबमिशन के जरिए इसको डिजाइन किया जाता है। अब गिराएंगे कैसे क्लस्टर बम को? तो एक विमान के माध्यम से कोई राष्ट्र जो है क्लस्टर बम को गिरा सकता है, या एक प्रक्षेप्य में लॉन्च किया जा सकता है, मतलब मिसाइल के माध्यम से भी किसी के माध्यम से इसको लॉन्च किया जा सकता है। आइदर विमान से गिराइए या कोई इस तरह से प्रोजेक्टाइल के माध्यम से। इनमें से कई बमों में विस्फोट नहीं होता है, लेकिन ये जमीन पर पड़े रहते हैं, अक्सर आंशिक रूप से या पूरी तरह जमीन में लुप्त हो जाते हैं और इनका पता लगाना व उन्हें निकालना मुश्किल होता है, जो लड़ाई बंद होने के बाद लंबे समय तक नागरिक आबादी के लिए खतरा पैदा करते हैं। क्लस्टर युद्ध सामग्री पर कन्वेंशन विशेष रूप से क्लस्टर युद्ध सामग्री अवशेष की पहचान करता है, जिसमें विफल क्लस्टर युद्ध सामग्री, परित्यक्त क्लस्टर युद्ध सामग्री, गैर विस्फोटित पनडुब्बी और बिना विस्फोट वाले बम शामिल हैं। अब ये देखिए क्लस्टर बम इस तरह से यूज हो रहा है और कितने टुकड़े इसके हो रहे हैं, जहां गिरता है वो पूरा एरिया को ध्वस्त कर देता है और इस प्रकार ये ओपन होता है जब धरती की ओर ये मूव करता है। और इसके कई एक राउंड हैं, अगर आप देखें तो एक जो है इसमें एक तरह से रिलीज होता है एयरक्राफ्ट से इस तरह का 1 नंबर का आइटम, और अलग अलग साइज में होगा, शेप में होगा। टिपिकल इसका जो वजन होता है 454 केजी का होता है। और दूसरा होता है स्पिनिंग कैनिस्टर ओपेंस, जो घूमने वाला होता है वो ओपन हो जाता है 2 नंबर में।
और इसमें लगभग 2 बॉम्बलेट निकलने शुरू हो जाते हैं। और 3 नंबर में इंडिविजुअल अलग अलग जो बॉम्बलेट हैं वो फ्लोट डाउन नीचे जाता है। टारगेट लेंथ 8 इंच 20 cm का लगभग होता है। पैराशूट लाइक डिवाइस अटैच होता है और इस प्रकार ये अनेक मेटल फ्रैगमेंट में बन जाता है। तो इस तरह से क्लस्टर बम काम करता है। अब थर्मोबैरिक हथियार क्या है? थर्मोबैरिक, इसमें एरोसेल बम, ईंधन वायु विस्फोटक या वैक्यूम बम के रूप में जाना जाता है। अब आप जान लें, जो वैक्यूम बम है उसी को थर्मोबैरिक बम भी कहते हैं या हथियार भी कहते हैं। यानी वैक्यूम बम और थर्मोबैरिक बम एक ही है। इन्हें एरोसेल बम भी कहा जाता है और एक उच्च तापमान वाले बड़े विस्फोट के लिए वायु से ऑक्सीजन का शोषण करते हैं। यानी हवा में जितना भी O2 है, ऑक्सीजन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्मोबैरिक हथियार पारंपरिक बम की तुलना में काफी अधिक विनाशकारी होते हैं। समझना इसी बात को है, क्योंकि ऑक्सीजन ये सोख लेता है जिससे इसका तापमान बहुत बढ़ जाता है और इसीलिए इसको थर्मोबैरिक वेपन्स भी कहा जाता है या वैक्यूम बम। ये हथियार जो कि अलग अलग चरणों में होते हैं, इसको समझना है थोड़ा सा। टैंक माउंटेड लॉन्चर से रॉकेट के रूप में दागे जा सकते हैं या विमान से भी गिराए जा सकते हैं, जो थर्मोबैरिक बम है या इस तरह के जो वैक्यूम बम है। अपने लक्ष्य को भेदने के दौरान पहला विस्फोट बम के ईंधन कंटेनर को खोल देता है, जिससे ईंधन और धातु के कणों से बादल का निर्माण होता है जो एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। इसके बाद एक दूसरा विस्फोट होता है जब एरोसोल कण को आग की एक विशाल गेंद की तरह प्रज्वलित करता है तथा तीव्र विस्फोट तरंगे भेजता है जो प्रबलित इमारतों या उपकरणों को भी नष्ट कर देता है और मनुष्यों को वाष्पीकृत कर देता है। आप समझिए, जो भी इंसान है वहां पर या जीव है वो सब एक तरह से वाष्पीकृत हो जाता है, फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है ये वैक्यूम बम से। क्लस्टर युद्ध सामग्री पर क्या रोक है? जो मैंने बताया क्लस्टर युद्ध सामग्री थर्मोबैरिक के पहले, तो इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक कानूनी फॉर्मूला अपनाया गया है, कानूनी साधन है जो क्लस्टर युद्ध सामग्री के सभी प्रकार के, चाहे उसका प्रोडक्शन हो, चाहे उसका उपयोग हो, चाहे उसका ट्रांसफर हो, चाहे उसको स्टोरिंग कर रहे हैं, उसको प्रतिबंधित करता है। कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह नियम बना है कि इसका ना तो उपयोग कर सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना यूज कर सकते हैं, ना स्टोर कर सकते हैं। बट फिर भी देखिए रसिया ने इसका प्रयोग किया है। यह जीवित बचे हुए लोगों और समुदायों को पर्याप्त सहायता, दूषित क्षेत्रों से निकासी, जोखिम में कमी करने की शिक्षा तथा भंडार को नष्ट करने के लिए सहयोग और सहायता हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है। अगर कहीं पर यह छोड़ा जाता है तो हेल्प भी करता है। वैसे प्रतिबंधित है जो लोग इस कन्वेंशन पर साइन किए हैं। अब यह कन्वेंशन 2008 में डबलिन आयरलैंड में अपनाया गया तथा ओस्लो नॉर्वे में हस्ताक्षर के लिए खोला गया। 30 देशों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पूरी हो गई 2010 में और ये लागू हो गया। वर्तमान में क्लस्टर बम न प्रयोग करने के कन्वेंशन पर 110 राज्यों ने हस्ताक्षर किया है, देशों ने हस्ताक्षर किया है और 13 हस्ताक्षरकर्ता इसमें देश शामिल हैं। 110 राज्य दल और 13 हस्ताक्षरकर्ता देश। कन्वेंशन की पुष्टि करने वाले देश क्लस्टर बम का उपयोग करने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही विकसित उत्पादित अधिकृत क्लस्टर युद्ध सामग्री को हस्तांतरित करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा वो नहीं कर सकते। भारत ने क्लस्टर बम कन्वेंशन पर साइन नहीं किया है और न ही इसका पक्षकार है। अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, इजराइल और कुछ अन्य देश भी इसमें शामिल नहीं है। यह ध्यान देने वाली बात है। वैक्यूम बम किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून या समझौते द्वारा निषिद्ध नहीं है। मैं 2 बम बताया, एक क्लस्टर बम तो उस पर तो कन्वेंशन है, लेकिन वैक्यूम बम जिसे थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है,
वो किसी कानून द्वारा वर्तमान में अभी रोका नहीं गया है, लेकिन निर्माण क्षेत्रों, स्कूलों, अस्पतालों, नागरिक आबादी के खिलाफ इसका उपयोग 1899 और 1907 के हेग सम्मेलन के तहत की गई कार्रवाई को बढ़ावा दे सकता है। हेग कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधि एक है जिसे 1899 और 1907 में नीदरलैंड के हेग में जारी किया गया। यह युद्ध के पारंपरिक नियमों का सख्ती के साथ अनुपालन एवं उन नियमों का प्रयोग करता है। और इस प्रकार हम आपको इस वीडियो में बताए आज दो चीजों का, एक क्लस्टर बम और दूसरा आपको वैक्यूम बम। दोनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वैक्यूम बम का प्रयोग रूस द्वारा किया गया है यूक्रेन के खिलाफ। और कुछ समय पहले भी ये न्यूज आया था, कुछ साल पहले, कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्लस्टर बम का प्रयोग तालिबान के खिलाफ किया था। और ना तो रूस इसके कन्वेंशन पर साइन किया है और ना ही अमेरिका। तो इस प्रकार वैक्यूम बम और क्लस्टर बम ये सबसे घातक हैं, जिसको आज इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और किस प्रकार यह काम करता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे इसे जरूर ट्रांसफर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू वेरी मच।